कल हमने कंप्लीट किया था सेक्शन नंबर 54। कल हमने कंप्लीट किया था सेक्शन नंबर 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो सेक्शन नंबर 55 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 55 आपको क्या कहता है? रिडीमेबल, एक सेकेंड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको क्या कहता है? तो सबसे पहली बात, जब आप कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। हेलो हेलो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइंस, अगर सेबी गाइडलाइंस है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा और नो डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो साहब क्या क्या बोला? हमने कहा कि आपको इश्यू करते वक्त स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, सेबी गाइडलाइंस को पूरा करना है, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स। आपने किसी प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड का पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो साहब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में हम थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये चीज हमने हमारे अकाउंट्स में डिस्कस कर लेते हैं हम कई बार, ठीक है ना। सबने अपने अकाउंट से पढ़ी होती है, फिर भी पढ़ के पूरा चलेंगे, पढ़ के पूरा चलेंगे। क्या कहता है? इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो सकते हैं क्या? अब नहीं हो सकते। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड होते हैं साहब। आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। ठीक है साहब। फिर ये कहते हैं टर्म, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या फिर बोले टर्म। तो कितने टर्म के लिए हो सकते हैं? ये कहता है
20 ईयर्स के लिए हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईयर्स के लिए। फिर मोर देन 20 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स, 20 से ज्यादा 30 तक भी हो सकते हैं अगर इंफ्रा स्ट्रक्चर कंपनी है तो बोले 20 से ज्यादा 30 ईयर्स तक भी हो सकते हैं अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बट फ्रॉम 21th ईयर 10% रिडम्पशन शुड बी स्टार्ट। 21th ईयर से 10% रिडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो अभी तक हमने क्या बोला कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, इश्यू किए जा सकते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, सेबी गाइडलाइंस को पूरा करो, प्रेफरेंस शेयर के पहले के प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में कोई डिफॉल्ट नहीं हो, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट नहीं हो, आप इश्यू कर सकते। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू ही नहीं कर सकते। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम लिमिट होना चाहिए 20 इयर्स मैक्सिमम, आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 20 से कम के हो सकते हैं, 20 से ज्यादा 30 तक हो सकते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो, लेकिन उसमें भी आपको 21th ईयर से 10% का रिडम्पशन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? फिर AOA, ऑथोराइजेशन, AOA का ऑथोराइजेशन फॉर इश्यू करने के लिए आप AOA में ऑथोराइज होने चाहिए। फॉर रिडम्पशन, अच्छा एक बात बताओ, क्या रिडम्पशन करने के लिए भी AOA में लिखा होना चाहिए? मतलब AOA में नहीं लिखा हुआ है तो क्या आप रिडम्पशन नहीं कर सकते? अरे वही कर सकते हो, अगर AOA में इश्यू करने के बारे में लिखा हुआ है और हमें एक्ट में कहा गया है कि इररिडीमेबल तो इश्यू नहीं हो सकता, मतलब जो इश्यू हुआ है वो रिडीम भी होगा, तो जो इश्यू हुआ है जो रिडीम होना कंफर्म है, क्या उसके लिए लिखा होना जरूरी है? क्या उसके लिए AOA में प्रोविजन होना जरूरी है? तो AOA का ऑथराइजेशन इश्यू करने के लिए चाहिए, रिडीम करने के लिए नहीं चाहिए। फिर आगे कहता है रिडेम्पशन ओनली, रिडम्पशन ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स। रिडम्पशन केवल किसका हो सकता है? रिडम्पशन केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स का हो सकता है। आउट ऑफ कहां से हो सकता है? या तो आप पास्ट प्रॉफिट में से कर सकते हैं और फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, या फिर नए शेयर इश्यू करके आप रिडम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की। समझ गए? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अभी कुछ पॉइंट्स और भी है।
रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं, अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं तो फ्रॉम, प्रीमियम कहां से आएगा भाई? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। या तो प्रीमियम कहां से लाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से लाओगे, या फिर और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना बैलेंस नहीं है तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से ले आओगे भाई। या तो आप प्रीमियम से लाओगे या फिर कहां से लाओगे? पास्ट ईयर प्रॉफिट से लाओगे। फिर इसमें एक स्टार बना के लिखो, इफ सेक्शन 133 कंपनी, अगर ये सेक्शन 133 कंपनी है, अब 133 आपने पहले पढ़ा था कि वो प्रीमियम पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे केवल पास्ट ईयर प्रॉफिट। तो दो चीजें बोले, अगर आप प्रीमियम पे शेयर रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट कहां से करोगे? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से करोगे। अगर ये सेक्शन 133 कंपनी है, अगर ये सेक्शन 133 कंपनी है तो आपको केवल और केवल कहां से करोगे? पास्ट ईयर प्रॉफिट से करोगे। हाँ जी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, इश्यू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, सेबी गाइडलाइंस, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के लिए आपको सेबी गाइडलाइंस चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कोई भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में और डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। फिर आप कहते हो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू ही नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड होते हैं। टाइम पीरियड हो सकता है मैक्सिमम 20 इयर्स, 20 से लेके 30 इयर्स तक भी हो सकता है अगर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो। लेकिन उस केस में आपको 21 ईयर से 10% रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा। एओए का ऑथराइजेशन, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम केवल कहां से देना पड़ेगा? पास्ट ईयर प्रॉफिट से। रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट केवल पास्ट ईयर प्रॉफिट से आएगा। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट। अपन उसको दोबारा से देखते हैं, अगर वैसा कोई कंफ्यूजन है तो अपन उसको देखेंगे दोबारा। एक बार मैं इसको पूरा कंटिन्यू करूं, ठीक है ना? चलिए, फिर हम कहते हैं रिडम्पशन ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स, रिडम्पशन केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स का हो सकता है, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट या फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और पास्ट ईयर प्रॉफिट। सेक्शन 133 कंपनी में केवल पास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया? देखो याद करो बेटा, सेक्शन 133 में सॉरी मैं आपको बताता हूं, अपन ने सेक्शन नंबर 52, कनिका सेक्शन नंबर 52 में हमने लिखा था कि अगर ये सेक्शन 133 कंपनी है तो ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5 पे यूटिलाइज कर पाएगी।
अगर ये सेक्शन 133 कंपनी है तो ये 3, 4, 5 पे ही कर पाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज। क्लियर? उसके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया होगा वो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को बायबैक पे या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर और बोनस शेयर पे काम में ले सकते। क्लियर? हटा दूं? हाँ, यहां तक का हटा सकते हैं क्या? मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिखा है। मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिखा है क्या? थर्ड पॉइंट। ओके, एक सेकेंड चेक करने दो बेटा, एक सेकेंड के लिए रुक, एक सेकेंड वेट कीजिए। एक मिनट, उसका मुझे स्क्रीनशॉट देंगे आप लोग? एक सेकंड के लिए मुझे उसका स्क्रीनशॉट देंगे, फटाफट से उसको पॉइंट को क्लियर करते हैं। शायद वो सीक्वेंस लिखने में कुछ गलत हो गया मेरे अकॉर्डिंग। मैंने सीक्वेंस लिखने में कुछ गलत किया है। एक बार मुझे भेज दे, जो भी आपने लिखा हो उसका फोटो भेज दे। ग्रुप पे भेजे बेटा, ग्रुप पे। कनिका ग्रुप पे सेंड करें, तभी मैं देख पाऊंगा। उस सीक्वेंस को आप लिखें 2, 4 एंड 5। उस सीक्वेंस को लिखें 2, 4 एंड 5। सीक्वेंस को लिखे बेटा 2, 4 एंड 5। वो 3, 4, 5 मैंने गलत लिख दिया, वो सीक्वेंस एक्चुअली सीक्वेंस ही मैंने गलत लिख दी थी। 2, 4 एंड 5 वहां पे सही कर ले, उसको सही कर ले। 2, 4 एंड 5 कर ले, ठीक है ना? 2, 4 एंड 5। वो 3, 4, 5 नहीं है एक्चुअली, 2, 4 एंड 5 है। अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, 2, 4, 5। ओके, सभी लोग सेक्शन नंबर 52 में जहां पे आपने कंपनी 133 के लिए लिख रखा है वहां पे एक करेक्शन कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, 4 एंड 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चलिए, अभी यही चल रहा है। सीआरआर, सीआरआर, सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या? सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या? यस, सीआरआर बनाना पड़ेगा।
इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। इफ रिडम्पशन आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, इन्होंने कहा सीआरआर बनाना पड़ेगा। कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा? अगर आपको नॉमिनल वैल्यू के बराबर बनाना पड़ेगा। और कब बनाना पड़ेगा? अगर आपने रिडम्पशन किया हो आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है साहब, लेकिन सीआरआर यूटिलाइजेशन, ये जो आपने सीआरआर बनाया है, इस सीआरआर का यूटिलाइजेशन कहां कर सकते हो? ओनली इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इस सीआरआर को केवल बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और वो बोनस शेयर कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप। कभी भी पार्टली पेड अप बोनस शेयर इश्यू नहीं किए जाते हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हम आपको फ्री में शेयर दे रहे हैं और वो भी पार्टली पेड अप। तो पार्टली पेड अप नहीं दे सकते, फुल्ली पेड अप देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, नोटिस टू आरओसी। आरओसी को आपको नोटिस देना है। आरओसी को आपको नोटिस देना है। कितने दिन में? विद इन 30 days of रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के 30 डेज में आरओटीसी को नोटिस देके बता दोगे कि साहब हमने शेयर्स का रिडम्पशन किया है। ठीक है साहब, ये तो बात हो गई किस चीज की? रिडम्पशन की, कंप्लीट। अब बात आती है, मान लो इसी सेक्शन में है अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो साहब रिडीम नहीं हुए, जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हुए। रिडीम नहीं हुए मतलब, इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ शेयर होल्डर चाहते थे, कुछ शेयर होल्डर चाहते थे कि साहब कंपनी ने उनको टाइम पे पेमेंट नहीं किया। मतलब रिडम्पशन करना है, लेकिन रिडम्पशन करने के लिए कंपनी के पास ना तो पैसा है, यहां तक कि उनका पिछला डिविडेंड नहीं दिया गया। तो क्या प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो पाए होंगे? क्योंकि उन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भी बाकी है और कंपनी के पास रिडीम करने के लिए पैसा भी नहीं है। तो उन शेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं? उनको बोल सकते हैं अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। या ऐसा कह दो कि अपने रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो पाई, तो आप उन्हें क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले, अब कंपनी के पास पैसा तो है नहीं साहब, कंपनी के पास पैसा तो है नहीं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पास करना पड़ेगा ऐसा। कंपनी सबसे पहले तो एसआर पास करे। ट्रिब्यूनल में अपील करे, एसआर पास करे और ट्रिब्यूनल में अपील करे। ठीक है, देन मतलब अगर एसआर पास करने से काम हो गया, एसआर पास करने से काम कब होता है? एसआर पास करने से काम कब होता है? जब साहब आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री हो गए, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री हो गए कि हाँ साहब हम क्या लेने के लिए एग्री है? हम
प्रेफरेंस शेयर्स, नए प्रेफरेंस शेयर्स लेने के लिए एग्री, तो आपने एसआर पास किया और उनको दे दी। अब साहब मान लो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं लेना चाहते, या तो एसआर पास ही नहीं कर पाए आप, मतलब शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया हम तो नहीं लेंगे, या फिर कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो आप ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर, मतलब कोर्ट के पास चले जाओ, साहब हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम इन लोगों को नए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हैं? किसके बराबर? इनका जितना अमाउंट ड्यू है, जितना अमाउंट ड्यू है मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट और उनका आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, दोनों के बराबर अमाउंट के हम इनको नए प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं। तो ये बोलते हैं कंपनी कैन इश्यू फर्दर redeemable preferences of amount due, जितना अमाउंट ड्यू है। अब कितना अमाउंट ड्यू है? दैट इज प्रेफरेंस शेयर अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड अमाउंट, दोनों के बराबर कंपनी उनको क्या दे देगी? फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स दे देगी। अब बताओ क्या इस सिचुएशन में सीआरआर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सीआरआर इज मेड, सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? बिकॉज शेयर कैपिटल इज नॉट डिक्रीज, शेयर कैपिटल कम हुई नहीं, क्योंकि जिन प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए उनके बदले में नए प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए। फिर भी मान लो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स डिसेंटिंग, या ऐसे लिख दो, मैं डिसएग्रीड वर्ड लिखता हूं, डिसएग्रीड प्रेफरेंस शेयर्स बाइंडिंग बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो जो डिसएग्रीड शेयर होल्डर होंगे उनको वही जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो ऑर्डर उन्हें मानना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हमने पूरा सेक्शन पढ़ा, पूरा सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 आपको क्या कहता है? सेक्शन नंबर 55 बात करता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये नोट कर लिया? चलिए एक बार मैं पूरा सेक्शन आपको फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं, पूरा सेक्शन देख लीजिएगा। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो सेक्शन 55 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या कहता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा, और अब से पहले प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब रिडम्पशन में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और उनके डिविडेंड के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो बोले कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड होता है। इश्यू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए, 20 से लेके 30 के लिए भी कर सकती है अगर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो,
लेकिन उस कंपनी में 21th ईयर से क्या करना पड़ेगा, उन्हें हर साल 10% का रिडम्पशन करना पड़ेगा। फिर क्या एओए का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा? तो हाँ भाई, अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इश्यू करना चाहते हो तो एओए से ऑथराइज होना चाहिए कि आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने के बाद रिडम्पशन के लिए एओए का ऑथराइजेशन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म होता है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है वो रिडीमेबल ही होगा। फिर ये कहता है साहब, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ही आप कर सकते हो, और रिडम्पशन या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हो या फ्रेश शेयर इश्यू करके कर सकते हो। फिर ये कह सकते हैं कि साहब रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से लोगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से ले लोगे, लेकिन अगर सेक्शन 133 कंपनी है तो वो केवल पास्ट ईयर प्रॉफिट से लेगी। फिर हमने कहा साहब सीआरआर, सीआरआर आपको बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू के बराबर बनाना पड़ेगा, लेकिन केवल तभी बनाना पड़ेगा जब आपने रिडम्पशन पास्ट ईयर प्रॉफिट से किया हो। अगर आपने रिडम्पशन फ्रेश शेयर इश्यू करके किया है तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआरआर का केवल एक ही यूटिलाइजेशन होता है, उसको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने में यूटिलाइज किया जाता है। जब आप रिडम्पशन कर दोगे तो रिडम्पशन करने के बाद आरओसी को एक नोटिस दोगे विद इन 30 डेज कि हमने इतने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है। अब बात आती है कि अगर आपके पास रिडम्पशन के टाइम पैसा ना हो या किसी भी वजह से आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ना किया हो, तो हमने उन्हें कह दिया अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग डिसएग्री होते हैं तो आप ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हैं कि साहब हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, हम इनको नए प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, वो भी इनके टोटल ड्यू अमाउंट के बराबर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट के बराबर और उनका जितना डिविडेंड बाकी है उसके बराबर। सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि कैपिटल कम नहीं हो रही है। अब साहब जो डिसएग्रीड है उनका क्या करोगे? तो उनपे जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर उनपे बाइंडिंग होगा, उनको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। डन? क्लियर? हाँ भाई, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। सेक्शन नंबर 55। बेटा आर्टिकल में अथोराइजेशन तो होता है, लेकिन आर्टिकल में अथोराइजेशन के बाद भी, आर्टिकल में अथोराइजेशन दिया है कंपनी ने, आर्टिकल में तो ये कहा है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब कर सकने के लिए भी अभी करना है या नहीं करना, ये तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा ना। अभी करना है या नहीं करना, ये तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ये काम कर सकता, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो पहले एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आर्टिकल में लिखने के लिए। मान लो आर्टिकल में लिखा हुआ ही नहीं होता, आपके एओए में नहीं लिखा हुआ होता कि आप इस प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते, फिर भी आप करना चाहते हो तो पहले तो आपको अपने आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा। तो आर्टिकल में चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए और फिर उनको इश्यू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास। डन? स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स को पता तो होना चाहिए कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं कनिका, छोटा सा, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लो अपने घर पे कुछ रूल्स बने हो और अपन को पता है कि अपन ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो काम करना होता है, मान लो अपने दादाजी ने अपने पापा को, अपने बिजनेस अपने पापा करते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भी तो होता है कि जब का आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आप उनको पूछ के जाओ या आप उनको बताओ कि हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दोबारा से उनकी ये तो, उन्होंने ये तो कह रखा है कि तुम्हें जब प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो तुम खरीद लेना, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो उनसे पूछेंगे तो सही ना
तो बस वही वाली सिचुएशन। चलिए साहब, ये था पूरा सेक्शन नंबर 55। अब एक सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 नंबर शेयर क्या सेक्शन क्या बोलता है? वैसे तो जो 56 नंबर शेयर की हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड वेट करना। हाँ ठीक है, तो सेक्शन नंबर 56 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 56 कहता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अब दो तरह की चीजें हैं, देखो, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर? ट्रांसफर ऑफ शेयर का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? एनीवन? ट्रांसफर का मतलब जब मैं अपने शेयर बेच देता हूं, वॉलेंट्रीली मैं अपने शेयर किसी को दे रहा हूं। भाई मेरे पास किसी कंपनी के, मान लीजिए आज मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं किसी और को बेच देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, व्हाट, क्या आप ऐसा भी समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर? तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब होता है कि लॉ की वजह से, बाय द लीगल प्रोविजन, किसी के पास किसी के शेयर आ जाए। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि किसी की डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद उसके शेयर किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर किसको ट्रांसफर हो जाती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपको याद है जब अपन ने कई बार पीछे बात की कि कुछ शेयर होल्डर डिसएग्रीड होते हैं, तो डायरेक्टर्स उनके शेयर खरीद सकते हैं। किसी किसी प्रोविजन पे अगर शेयर होल्डर डिसएग्रीड होते हैं तो उनको अब कंपनी से एग्जिट करने का राइट दिया जाता है कि वो अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करके एग्जिट कर सकते हैं। और ट्रांसफर किसको कर सकते हैं? डायरेक्टर्स को। तो अगर लॉ की वजह से डायरेक्टर्स को उनके शेयर खरीदने पड़ रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझ गए? तो सिंपली आप बोलोगे, अगर किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से एक पर्सन के शेयर दूसरे पर्सन को मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन। और वॉलेंट्रीली मैं अपनी इच्छा से अपने शेयर किसी और को बेच देता हूं, गिफ्ट कर देता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डन? तो दो तरह की बातें होती है। सेक्शन 56 कहता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ओके, सॉरी, सेक्शन 56 करें। चलिए, क्या कहता है सेक्शन 56? ध्यान से देखिए। सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये लीजिए। अब सबसे पहले तो ये बताइए, यहां पे मैं आपको एक सेक्शन का और रेफरेंस देना चाहूंगा जो हमने आपको पहले भी पढ़ी है,
सेक्शन नंबर 54, सॉरी 44, सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 में हमने देखा था, सेक्शन नंबर 44 में हमने देखा था कि शेयर्स और डिबेंचर मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं? ये मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर पब्लिक कंपनी हो, अगर पब्लिक कंपनी हो तो इनको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर पब्लिक कंपनी हो तो जो ट्रांसफर है वो फ्रीली किया जा सकता है। डन। और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो भाई प्राइवेट कंपनी में क्या कहीं भी शेयर बेचे जा सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर कोई भी खरीद बेच सकता है? क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं? नहीं होते। तो हम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस बट नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो ये कहता है कि साहब प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लेकिन उनपे प्रोहिबिशन नहीं होता कि वो अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये हमने इस सेक्शन में एक पुरानी बात याद की है। ये बात लिखी हुई थी सेक्शन नंबर 44 में। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 56 की, लेकिन सेक्शन 56 में हमें ये बात याद रखनी जरूरी थी कि सेक्शन 44 ने हमें बताया था कि आप शेयर्स और डिबेंचर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब आप उनका ट्रांसफर कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफर, कभी भी कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली मना है कि साहब आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ऐसा वहां भी नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब बेसिकली बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 की। तो सेक्शन नंबर 56 मैं दोबारा से लिख देता हूं। सेक्शन नंबर 56 के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? दैट इज पहला पॉइंट ट्रांसफर डीड। तो भाई एक आदमी अगर किसी दूसरे आदमी को अपने शेयर बेचता है तो उसे क्या बनानी पड़ेगी? उसे ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। ये ट्रांसफर डीड किसमें बनेगी? फॉर्म नंबर SH4। तो बोले शेयर्स की ट्रांसफर डीड कौन से फॉर्म में होती है? शेयर्स की ट्रांसफर डीड होती है फॉर्म नंबर SH फॉर्म में। ठीक है साहब। और इस पे स्टाम्प भी होनी चाहिए। स्टाम्प मतलब प्रॉपर स्टाम्प लगी हुई हो, डेट लगी हुई हो। स्टाम्प की जगह साइन भी हो सकता है। अगर लोगों के पास, जो लोग इसको ट्रांसफर डीड को बना रहे हैं,
अगर उसके पास अपनी स्टैंप नहीं है तो उसका साइन काम आएगा, और अगर स्टैंप भी है तो स्टैंप भी लगा देगा। एंड कौन बनाएगा भाई, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? ट्रांसफरर एंड executed by transferor to ट्रांसफरी, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को दी जाएगी। डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसफर डीड बन जाए, और जो ट्रांसफर डीड बनेगी वो फॉर्म नंबर एसएच फॉर्म में बने, एसएच 4 में बनेगी, साइड या स्टैंप होनी चाहिए, डेट लिखी हुई होनी चाहिए। कौन बनाएगा? ट्रांसफरर बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? ट्रांसफरी के लिए बनाएगा। ठीक है साहब। सबमिशन। अब साहब ये जो ट्रांसफर डीड बनी है, इस ट्रांसफर डीड को सबमिट कराया जाएगा, इस ट्रांसफर डीड को सबमिट कराया जाएगा। कहां पे सबमिट कराया जाएगा भाई? कहां पे सबमिट कराया जाएगा? कंपनी के पास सबमिट कराया जाएगा। तो हम कहते हैं कि इस ट्रांसफर डीड को बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी टू कंपनी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी को सबमिट कराएंगे विद शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने अपने शेयर आपको बेच दिए, तो मैंने शेयर आपको बेच दिए तो पहले तो एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। अब वो ट्रांसफर डीड हम दोनों किसको जमा करा देंगे? चाहे मेरे पास है तो मैं जमा कराऊं, आपके पास है तो आप जमा कराओ। किसको जमा कराएं? कंपनी को जमा कराएं। किसके साथ? अब साहब जब कंपनी ने मुझे शेयर दिए होंगे तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट भी दिया होगा, तो ट्रांसफर डीड के साथ मुझे वो शेयर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि नई शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। अब साहब सर शेयर सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं था, तो जब तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं आई तो आपके पास क्या आया होगा? आपके पास आया होगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट विदिन 60 days of एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। डीड बनाने के 30 डेज के अंदर आप क्या कर दोगे? वो डीड, उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट कंपनी को जमा करा दोगे। इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि मैंने शेयर बेच दिए हैं और इस आदमी ने शेयर खरीद लिए। ठीक है साहब। ये लो साहब। अब एक और प्रॉब्लम आ गई। इफ ट्रांसफर डीड, इफ ट्रांसफर डीड लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट हो जाए और आफ्टर 60 डेज या तो ट्रांसफर डीड खो जाए
या 60 दिन तक जमा नहीं कराया जाए। अब ट्रांसफर डीड ही खो गया तो जमा कहां से कराएंगे, या फिर 60 डेज से ज्यादा हो गए, उस ट्रांसफर को 60 डेज से ज्यादा हो गए, देन अब खरीदने वाला तो पहुंच गया साहब कंपनी के पास कि ट्रांसफर डीड खो गई या ट्रांसफर डीड सामने वाला जमा ही नहीं करा रहा, तो फिर कंपनी में रजिस्टर, कंपनी में रजिस्टर विद ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी अमाउंट, कंपनी में रजिस्टर इंडेमनिटी अमाउंट। इसका मतलब समझते हो क्या? देखो क्या हुआ, मैंने आपको शेयर बेचे, मैंने आपको शेयर बेचे, मैंने आपको ट्रांसफर डीड दे दिया, आपसे ट्रांसफर डीड खो गया। अब आप क्या करोगे भाई, आपके नाम पे शेयर कैसे आएंगे? क्योंकि जब तक आप वो ट्रांसफर डीड ले जाके कंपनी में जमा नहीं कराओगे तो आपके पास शेयर कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। या फिर मैंने आपको शेयर बेचे, ट्रांसफर डीड बना लिया और मैंने कह दिया मैं कंपनी के पास जाके जमा करा दूंगा, लेकिन 60 डेज भी पूरे हो गए और मैंने कंपनी को ट्रांसफर डीड जमा ही नहीं कराया, तो फिर आप कंपनी के पास चले गए या कंपनी को यह बात पता चल गई तो कंपनी ने अपनी इच्छा से, आप चले गए या कंपनी ने अपनी इच्छा से 60 डेज बाद, अब अपनी इच्छा से तो कंपनी क्यों करेगी? अपनी इच्छा से कंपनी कभी नहीं करती, क्योंकि वो कहती है मुझे क्या मतलब है, उसे पता चल जाए तो भी वो ट्रांसफर नहीं करती। तो आप जाओगे कंपनी के पास, किस कंपनी साहब मुझे ट्रांसफर हुआ था, मेरा ट्रांसफर डीड खो गया, आप मेरे नाम पे शेयर कर, 60 डेज से ज्यादा भी हो चुके हैं, तो कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रूफ्स अगर लेना चाहे तो ले सकती है। आपने दे दिए लेकिन ट्रांसफर डीड नहीं, तो कंपनी क्या कहेगी, हम आपके नाम ट्रांसफर तो कर देंगे लेकिन कल को आप ऑनर ही नहीं हुए तो हम क्या करें? तो बोले आप उसके बदले में इंडेमनिटी अमाउंट जमा करा दो, इंडेमनिटी अमाउंट जमा करा दो, मतलब कल को आप अगर शेयर होल्डर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, तो आप जितने अमाउंट का ये शेयर है उतना पैसे जमा करा दो, हम आपका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते। तो अगर ट्रांसफर डीड ना हो तो 60 डेज के बाद कंपनी इंडेमनिटी अमाउंट लेके उसका नाम लिख सकती है जिसको शेयर बेचे गए। डन? समझ गए मेरी बात? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अगर तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि आप शेयर का पैसा कब दोगे? जब डीड बनेगी, जब तक डीड नहीं बनेगी तब तक आप पैसा भी तो नहीं दोगे उसको। भाई जिस आदमी से आप शेयर खरीद रहे हो, मान लो आप मेरे से शेयर खरीद रहे हो, तो आप मुझे पैसा कब दोगे? जब मैं आपके लिए डीड बनाऊंगा। अपन जब किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनाता है तब तक अपन पैसे दे देते हैं क्या प्रॉपर्टी के? नहीं देते। तो जनरली ऐसा हो जाता है। फिर भी कई बार ऐसा हो जाए कि आपने रात को पैसा दे दिया, सुबह डीड बनने वाली है और रात को ही उसकी डेथ हो गई, रात को ही उसकी डेथ हो गई, तो फिर दो सिचुएशन होती है, या तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह डीड बनाए।
क्योंकि वो प्रॉपर्टी फिर उसके नाम पे नहीं, पहले वो प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे आएगी और फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको डीड बना के देगा। डन। चलिए अब एक और प्रॉब्लम है बेटा। मान लो एक पार्टली पेड अप शेयर है, एक पार्टली पेड अप शेयर है, एक कंपनी है, मान लो रिलायंस का एक शेयर है, पार्टली पेड अप शेयर्स है और उस शेयर का ओनर मैं हूं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा है नहीं और मैं सोच रहा हूं अब तो कंपनी कॉल मांगने वाली है, तो मैंने एक ट्रांसफर डीड बनाई, उस ट्रांसफर डीड पे खुद ही अपने साइन कर दिए, मतलब मेरे तो मैं खुद ही करूंगा, मैंने वो शेयर्स कनिका के नाम पे ट्रांसफर करके उसके साइन भी कर दिए और किसको जमा करा के आ गया, वो ट्रांसफर डीड कंपनी को जमा करा के आ गया। अब क्या होगा साहब, क्या कंपनी वो शेयर कनिका के नाम ट्रांसफर कर देगी? कंपनी को क्या पता कनिका ने साइन किए या नहीं किए, ट्रांसफर डीड गई है कंपनी के कनिका के पास, कंपनी के पास। नॉर्मल सिचुएशन में भी यही होता है। तो अगर ध्यान से सुनिए, अगर कभी पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और पार्टली पेड अप शेयर्स की डीड जमा करा, ट्रांसफर डीड जमा कराता है ट्रांसफरर, पार्टली पेड अप शेयर्स की डीड जमा कराता है ट्रांसफरर, तो पहले कंपनी ट्रांसफरी को एक नोटिस भेजेगी। क्या नोटिस भेजेगी? कि हमारे पास एक ऐसी डीड आई है जिसमें आपके नाम पे कोई शेयर ट्रांसफर किए गए हैं जो कि पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप है मतलब फ्यूचर में इन शेयर पे जब कॉल मांगी जाएगी तो वो आपको देनी पड़ेगी। अब साहब ऐसी डीड जाती, वो नोटिस गया किसके पास, ट्रांसफरी के पास। अब अगर ट्रांसफरी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफरी ने एक्चुअलिटी में कनिका ने मुझसे खरीदे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कनिका ने नहीं खरीदे तो कनिका कंपनी में एक ऑब्जेक्शन रख सकती है कि सर मैंने ये, कंपनी को कहेगी कि कंपनी मैंने तो ये शेयर नहीं खरीदे हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों ट्रांसफर डीड जमा कराई है। ठीक है साहब। तो उसके लिए कितना टाइम मिलेगा, उसके लिए कनिका को 2 वीक का टाइम मिलेगा, कनिका को 2 वीक का टाइम मिलेगा। वो 2 वीक में या तो अपना ऑब्जेक्शन कंपनी को दे सकती है, अगर वो 2 वीक में अपना ऑब्जेक्शन कंपनी को नहीं देती है तो कंपनी कनिका के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देगी। क्लियर? समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए पूरा? चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, यहां तक नोट कर लिया ना, यहां तक नोट कर लिया। मैं एक बार केवल ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। राइट ऑफ ट्रांसफरी टू ऑब्जेक्शन। ट्रांसफरी को राइट है ऑब्जेक्शन करने का, ट्रांसफरी को राइट है ऑब्जेक्शन करने का। कब? कंपनी सेंट नोटिस टू, कंपनी सेंट नोटिस टू ट्रांसफरी इन फॉर्म नंबर SH5, फॉर्म नंबर SH, फॉर्म SH5। कंपनी ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी फॉर्म SH5 में, व्हेन
ट्रांसफर डीड सबमिटेड बाय ट्रांसफरर for partly paid up shares, पार्टली पेड अप शेयर। ठीक है साहब, तो ये कहता है कि ट्रांसफरी के पास राइट का ऑब्जेक्शन होगा, कब होगा, जब कंपनी एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को कि फॉर्म नंबर SH5 में कि एक ट्रांसफर डीड हमारे पास सबमिट कराई है। किसने सबमिट कराई है? ट्रांसफरर ने, फॉर पार्टली पेड अप शेयर्स। transferee can object in 2 weeks। ट्रांसफरी कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कर सकता है? 2 वीक में। इफ नॉट वांटेड टू रजिस्टर शेयर्स, तो अगर ट्रांसफरी चाहता है कि उन शेयर को उसके नाम पे रजिस्टर नहीं किया जाए, तो वो 2 वीक में ऑब्जेक्शन कर देगा कि साहब मैंने ऐसी कोई ट्रांसफर डीड नहीं बनाई है। डन? क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, थोड़ा सा इसमें और लिखाना है, समझाने वाला पार्ट नहीं है, केवल लिखाने वाला पार्ट है। समझा मैं आपको पहले ही चुका हूं, केवल लिख के छोड़ दीजिए। समझाने का काम कर चुका हूं, केवल लिखना है। क्या लिखना है? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है वॉलेंट्रीली ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है वॉलेंट्रीली ट्रांसफर। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? पर्सन becomes a shareholder by ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब किसी लॉ की वजह से, किसी कानून की वजह से वो क्या बन गया? किसी लॉ और किसी कानून की वजह से वो शेयर होल्डर बन गया। जैसे किसी की डेथ हो जाए तो वही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस शेयर्स का होल्डर बन जाएगा। तो ये मतलब होता है किसका? ट्रांसफर का और ट्रांसमिशन का। अब थोड़ा सा और ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूं मैं ट्रांसमिशन को। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है डिफाइन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो हमने कह दिया ऑपरेशन ऑफ लॉ। अच्छा एक बात बताओ,
क्या ट्रांसमिशन में भी ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट होगी क्या? भाई एक आदमी मर गया और उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो गए, तो क्या उसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ेगी? जैसे मान लो किसी की डेथ होगी, तो अब उसके शेयर से वो उसका बेटा अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उसे ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ेगी या फिर ओनली इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन? इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन को मैं बोलता हूं आईओटी। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन को मैंने बोल दिया आईओटी। बाय सच पर्सन, जिसको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे ट्रांसमिशन का इंटीमेशन देना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंट, अब ये सच पर्सन कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, एक और छोटा सा पॉइंट समझने वाला। मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ होगी, किसी पर्सन की डेथ होगी, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम अभी तक कंपनी में लिखा नहीं गया। मतलब डेथ होने के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि आज रात को डेथ हुई और कल सुबह ही वो शेयर उसके नाम पे आ जाते हैं, नहीं होता ना। अब मान लो इसके बीच में कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है कंपनी में, तो क्या उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस रिजोल्यूशन में वोट देने का राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या उस नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी तक उसको कोई जानता ही नहीं है। अभी तक उसका नाम कंपनी में एज ए शेयर होल्डर नहीं लिखा हुआ। वो ये कह के वोट नहीं दे सकता कि मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं इसलिए वोट दे रहा हूं। नहीं, आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो पहले जाके शेयर्स अपने नाम ट्रांसमिट करवाओ। जब आपके नाम ट्रांसमिशन हो जाए तब आप वोट दे सकते हो। ठीक है साहब? तो ये कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव not has voting right, not has voting right until shares registered in his name। तो जब तक शेयर उसके नाम में रजिस्टर ना हो जाए तब तक उसको तब तक उसको वोट देने का राइट नहीं मिलेगा। तब तक उसको वोट देने का राइट नहीं मिलेगा। डन? क्लियर? हाँ भाई, ये पूरा क्लियर है। सेक्शन नंबर 56 हमने डिटेल से पढ़ लिया पूरा। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डन?
ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा एक चीज बताओ, कंपनी अकाउंट्स की क्लास 1 o'clock रख सकते हैं क्या बेटा? आफ्टर 1 hour गैप कंपनी अकाउंट्स की क्लास 1 o'clock। कनिका यस सर, बाकी लोग भी बता दो बेटा। कंपनी अकाउंट्स 1 o'clock। प्रियांशी यस। चलिए, तो मिलते हैं 1 बजे कंपनी अकाउंट्स के लिए।